आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा होगी क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह देश को कहा था कि आतंकियों को कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। क्या वो वादा पूरा हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने घुसकर बहावलपुर से लेकर मुरीद के एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट किया, पाकिस्तान में से लेकर पीओके में। अब सवाल यह है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी कि आपको जो भी करना है आप कीजिए। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को अगर घुटनों पर ला दिया है एक आतंकी घटना के बाद, तो क्या ये मोदी सरकार की नई नीति आतंक के खिलाफ सही नीति है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है हमने, आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, सैन्य ठिकानों को हमने तबाह किया क्योंकि पाकिस्तान ने हिमाकत की थी। तो आइए सबसे पहले लोगों के बीच चलते हैं, क्योंकि इस बहसबाजीगर में हमारी जो ऑडियंस है यहाँ स्टूडियो की वो भी दिलचस्प है, और तमाम हमारे जो ऑडियंस घरों पे शो को देख रहे हैं, आप भी अपना वोटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें चुनना है बहसबाजीगर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जो नियम है। लाल गमछे वाले लोग ये मानते हैं कि नई आतंक की जो नीति है मोदी सरकार की वो सही है। आप लोग यही मानते हैं? देखिए, और यहाँ बीच वाले वो हैं जो शांति दूत बने हुए हैं, वो इस पर कोई क्लियर कट राय नहीं रखते। यही है या किसी ने मन बना लिया है? अगर कोई भी बीच में अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो आप आइए, गमछा बदलिए रंग के हिसाब से और वापस जाकर बैठ जाइए अपनी जगह पर। ऐसे ही ये वो हिस्सा है जो नीले गमछे के साथ है, जो ये मानते हैं कि आतंक पर मोदी सरकार की नई नीति सही नहीं है। आप लोग यही मानते हैं? चलिए, जैसे जैसे बहस आगे बढ़ेगी देखते हैं कौन किसको कन्विंस कर पाता है। और अब बारी है कि हम मंच पर बुलाए बहसबाजीगर के अपने तीनों जजेस को। तो सबसे पहले चूंकि सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है, तो इस बार हमारे जजेस भी उसी अंदाज में आपको दिखेंगे। स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर। इसी के साथ साथ कमलेश किशोर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और संदीप उन्नीथन जो जंग और विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने एयरफोर्स में काम किया है, ऑपरेशन सिंदूर, और उसी के इर्द गिर्द आज ये पूरी बहस है। आप तैयार हैं उसके लिए, और क्या चाहती हैं आप वक्ताओं से? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे हमारी फौज ने अपना दम दिखा दिया है बॉर्डर पे, आज देखते हैं आप लोग में कितना दम है। क्या बात है। कमलेश जी तैयार है? ताऊ? मैं तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि वक्ता जो आपने वक्तव्य दिया है उसके इर्द गिर्द ही बहस करें। जो याद करके आए हैं वो ना बोल के जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर दें। मतलब क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जवाब दें। क्वेश्चन पेपर भूल जाते हैं। संदीप रेडी? बिल्कुल, आई एम ऑल सेट एंड आई थिंक ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट्स आई थिंक दिस इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, दैट सब कोई बात है हम डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज जस्ट अ स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ दैट। देखिए, लोगों में राय रहती है अपनी, और वो राय पर अपने घरों में लड़ाइयां हो रही हैं क्योंकि हर कोई अपने तरीके से इस कार्रवाई को देख रहा है। इसीलिए 3 हिस्से आपको दिख रहे हैं। और अब मंच पर स्वागत करते हैं हमारे पहले 2 वक्ताओं को। तो पक्ष और विपक्ष से एक एक वक्ताओं को हम पहले बुला रहे हैं। रेस शुरू हो रही है, कौन बनेगा बहसबाजीगर? सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजकुमार भाटी जी। विपक्ष में बोलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। आइए अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और देखिए, सेना की कार्रवाई पर बहस है, तो हमारे अगले 2 पार्टिसिपेंट्स भी उसी से ताल्लुक रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ मेजर जनरल के सिन्हा, जिन्होंने भारतीय सेना में अपना काम किया है, और कर्नल रोहित चौधरी, कांग्रेस पार्टी के। आइए सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, जोश आ गया है। जैसे ही फौजी आते हैं इसलिए कहा जाता है जोश आ जाता है। और अब अपने अगले और आखिरी 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और विवेक श्रीवास्तव, वाम दलों के नेता के तौर पर आ रहे इस बहस में। अपनी अपनी कुर्सी संभाल लीजिए। अब ये सारा का सारा शो आपके भरोसे, क्योंकि QR कोड आपके सामने आएगा, जिसको आप सबसे अच्छा वक्ता मानते हैं। जो भी आप इस मोशन पर फील करते हैं जरूर बताइएगा, और यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है वो भी अंत में वोट करेगी। अब ये शो आपके हवाले है। आप लोगों को सवाल पूछने का भी मौका मिलेगा। युवा नेता भी हम आपके बीच में से चुनेंगे जो आकर यहाँ पर मंच पर बोलेंगे। लेकिन अब आप लोग तीनों यहाँ तक के पक्ष वाले हैं और इधर विपक्ष वाले, तय कर लीजिए कौन पहले बोलना चाहता है। तो तालियों के साथ सुधांशु त्रिवेदी और भाटी साहब आ जाइए यहाँ पर।
गई। और आपको बता दें नियम, सबको 2 मिनट मिलेगा। 2 मिनट खत्म होने के बाद यहाँ पर 1 सेकंड भी बोलने की आज़ादी नहीं है। कार्रवाई उसी 2 मिनट के दौरान कीजिए जिसमें आपको यहाँ और दर्शक जो घर में है उनका दिल जीतना है, और सबसे ज़्यादा इन तीनों का। और सबसे बड़ी बात, आप चाहते हैं कि टॉपिक के इर्द गिर्द बोले, है ना? चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसने 2-3 पैराडाइम शिफ्ट कर दिए। नंबर 1, अब ये बता दिया है कि टेरर और टॉक्स तो छोड़िए, अगर टेरर होगा तो भारत प्रभावी ढंग से घुस के मारेगा। पहले 16 में, फिर 19 में, और अब इसके बाद 2025 में। दूसरा अंतर यह किया कि हम दुनिया के पहले देश बने हैं जिसने न्यूक्लियर पावर स्टेट के अंदर भी घुसकर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने की क्षमता दिखाई है, यानी न्यूक्लियर ब्लफ समाप्त कर दिया है। तीसरा, जो पाकिस्तान स्टेट एक्टर वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर की बात करता था, अब हमने वो नकाब खत्म कर दिया है। अब सामने सामने दिख गया कि उनके आर्मी के और सरकार के अधिकारी जाकर आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में शामिल हैं। तो जानते हैं हमने क्या करके दिखाया? लाइटर नोट में कहूंगा, 1990 के दशक की एक फिल्म थी, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद है, जिसमें शक्ति कपूर हर बात में धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो गई थी। वही पाकिस्तान के साथ करके दिखाया। वो कहता रहता मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद भी जाकर उसकी पिटाई हुई, और ऐसी हुई कि इंटरनेशनल मीडिया में वो खबरें हैं कि मानो उनके न्यूक्लियर साइट पर जाकर भी हुआ है। तो अब जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, धैर्य भी दिखाया, शौर्य भी दिखाया, तो उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, और महाराणाओं शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और उसके बाद हमने ये करके दिखाया कि डिप्लोमेसी में हमने पाकिस्तान को वो आइसोलेट करके दिखाया है कि एक जमाने में सन 71 की लड़ाई में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के विरुद्ध रेजोल्यूशन पास किया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत के विरुद्ध था, जिसको वीटो करना पड़ा सोवियत यूनियन को। आज कहीं नहीं है, अरब और ईरान भी उनके साथ नहीं खड़ा है। यानी पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। चलिए तालियां बहुत ज्यादा। देखिए सुधांशु जी की एक बात तो है, कविताएं ऐसे कंठस्थ बोलते हैं, कागज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब राजकुमार भाटी जी, समाजवादी कविताएं भाटी जी को भी बहुत याद हैं। हाँ, भाटी और जी, अखिलेश जी भी हमसे एक बार कह चुके हैं कि इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा इनको याद रहती है, और बोलते भी बहुत धारदार है भाटी साहब। समाजवादी पार्टी का विपक्ष का पक्ष रखने के लिए क्या आतंकवाद पर मोदी नीति सही है? नई नीति आपका राजकुमार भाटी जी, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। शिकस्ता कश्ती को पार लेके सिर्फ हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। पहला तो ये विषय, जिस विषय पे आप चर्चा करा रही हैं, पक्ष विपक्ष का विषय है ही नहीं। इस पे पूरे भारत के 142 करोड़ लोगों को एक ही पक्ष में रहना चाहिए, हमें अपनी सेना के पीछे खड़ा होना चाहिए, और ये भारत ने दिखाया भी। और मैं भारत सरकार की 2-3 बातों के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा, मैंने पहले भी की है, कि एक तो इस ऑपरेशन को नाम बहुत सुंदर दिया, ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ पूरे भारत की भावनाएं जुड़ी। दूसरा, इस ऑपरेशन की जानकारी के लिए 2 बहनों को आगे किया, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये बहुत अच्छा उनका निर्णय था। तीसरे, ऑपरेशन शुरू करने से पहले भी सर्वदलीय मीटिंग की, उसके बाद भी सर्वदलीय मीटिंग की, और जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को बुला के उनसे बात की। ये सारे निर्णय बहुत अच्छे थे। और हमारी सेना का, सुधांशु जी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने पराक्रम और शौर्य दिखाया है। भारत की सेना हमेशा ही पराक्रम और शौर्य दिखाती रही है, चाहे दिल्ली में कोई भी बैठा हो। नेहरू जी के टाइम में भी दिखाया था, शास्त्री जी के टाइम में भी दिखाया था, इंदिरा गांधी के टाइम में भी दिखाया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी दिखाया था। सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा पहली सरकारों की इस बात के लिए आलोचना करते थे कि सेना तो बॉर्डर पे जीतती है, नेता मेज पे हार जाते हैं, वही काम मोदी जी ने दोहराया है। जब सेना हमारी पाकिस्तान के घुटने टिकवा रही थी, मोदी जी ने किसी अज्ञात दबाव में आके मोदी जी ने कदम पीछे हटा लिए। मोदी जी दिल्ली में लड़ाई हार गए, सेना हमारी बॉर्डर पे लड़ाई जीत रही थी। सेना को बार बार सैल्यूट करते हुए ये जो संदेश गया है कि तीसरा देश हमारे संघर्ष विराम की घोषणा करता है,
ये हमारी संप्रभुता पे हमला है, ये हमारे सेना के शौर्य पे हमला है, जी। इसके और हम आलोचना करते हैं। आपका समय इसी के साथ, तालियां, जबरदस्त तालियां। भाटी जी भी देखिए दोनों तरफ से प्रबल वक्ता थे। अब अगले दो वक्ताओं की बारी है। मुझे पता है सुधांशु जी आपके पास बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे मन में, थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रखिए, थोड़ा सा बैठ जाइए। अगले दो जो पार्टिसिपेंट्स आइए, मेजर जनरल के सिन्हा और कर्नल रोहित चौधरी, जो कि प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। के सिन्हा जी, जनरल आपका समय शुरू होता है अब। जय हिंद। मैं 40 साल से सेना में रहा हूं और यही लड़ाई लड़ी है, वॉर वेटरन हूं। सूराते पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ये हमारी संभावनाएं थी और यही हमारा मनोबल है। निश्चय कर अपनी जीत करो। जो अभी नीति के तहत जो हमने किया है, पूरे विश्व में आज उसकी जय जयकार हो रही है। अमेरिका के सारे पोस्ट भारत की कंक्लूसिव जीत के बारे में बोल रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ। जब हमारे शिव ने तांडव किया था, वो तांडव आपने देखा 5 दिन, केवल 4 दिन के तांडव के बाद आप देखते हैं एक न्यूक्लियर स्टेट जो कहता था केवल न्यूक्लियर मार देंगे, न्यूक्लियर बोगी कर देंगे, आप कुछ करिए, पानी रोक। पहली बार पानी रुका है। दिस इज द मिलिट्री डायमेंशन को कहते हैं वाटर वॉर। वो अभी भी नहीं रुका है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी माताओं बहनें और हमारी बेटियों के सिंदूर निकाले, उसकी आज देखिए। वो कहते थे या पानी बहेगा या रक्त बहेगा। हमने जो आज किया है, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कभी भी इंटीग्रेटेड वे में इस तरह से सिनर्जिक 3 लेयर ऑफ डिफेंस से एक भी फतंगा, एक भी कोई आपके पास बाल बाका नहीं। ऐसी लड़ाई दुनिया में ना कोई लड़ी है ना लड़ेगा। मैं ये आपको चैलेंज करता हूं और इसको दुनिया मान रही है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत है। ये जीत है नीतियों का, मनोबल का और 140 करोड़ देशवासियों की, जो उसके साथ आप भी वॉरियर हैं, आप भी वॉरियर हैं, आप भी वॉरियर हैं। कोई इस पे सवाल उठाता है तो मैं कहता हूं शायद वो गलत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियां। आक्रामक अंदाज रहता है एकदम मेजर जनरल साहब का। और कर्नल जी अब आपकी बारी है, माइक उठाइए और आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जय हिंद साथियों। भारत की सेना के शौर्य, पराक्रम, साहस, अदम्य साहस को मेरा एक सैनिक और आप सबका 146 करोड़ लोगों का पूरा सलाम। और साथियों, पहली बात, हमारी देश की सेना कभी फेल नहीं होती है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस नेवर फेल। ये जज्बा, ये लेकर 146 करोड़ लोगों का जज्बा और विश्वास लेकर हम जब सरहद के ऊपर लड़ते हैं तो हमारी ताकत 10 गुना और बढ़ जाती है। साथियों, ये लिमिटेड ऑफेंसिव का जो नैरेटिव था वो हमारी सेना को दिया गया। जो ये 26 लोग पहलगाम के अंदर बेगुनाह लोगों का जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद जो लिमिटेड ऑफेंसिव जो हमारी सेनाओं को टास्क दिया गया, ऑब्जेक्टिव 100% अचीव, और उन्होंने 9 के 9 जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। और उसके बाद पूरे देश का एक माहौल बना। कांग्रेस पार्टी ने और सभी पार्टियों ने मिलकर पहली बार एकजुटता दिखाई और ये कहा कि जो सरकार प्यूनिटिव, स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव एक्शन इनके खिलाफ लेगी वो हम उसके साथ हैं। और इस टेरर को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष और पूरा देश साथ है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ आज हमारी सेना पूरी तरह से तैयार खड़ी थी, एडवांटेजियस पोजीशन में थी। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया हुआ था, लेकिन अचानक एक सीज फायर हमारे ऊपर थोपा जाता है। यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर, नॉट एक्सेप्टेबल। कश्मीर का मुद्दा यहां नहीं था, उसकी मीडिएशन की बात कहते हैं ट्रंप, और ये कहते हैं बार बार 5 बार उन्होंने कहा कि ये यूएस ने करवाया है, यूएस ने मीडिएशन की है, यूएस ने सीज फायर कराया। हमें ऐसा सीज फायर मंजूर नहीं जो तीसरी धरती से आए, हमें वो मंजूर है जो हमारी सेनाएं करे। आज सेनाएं इस हालत में थी कि वो पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखती थी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान
सिंध, पाकिस्तान और बलोचिस्तान, इसके 5 टुकड़े करने की ताकत टाइम रखती थी। समाप्त हुआ। 1971 में हमने 2 टाइम टुकड़े समाप्त किए हुआ थे। सर। आज हम सर यहाँ नियम चलते हैं। टाइम समाप्त हुआ, लेकिन जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छा। दोनों ही सेना की तरफ से जबरदस्त अपने तरीके से बात कही गई है। लेकिन अब बारी है जनता की। आप दोनों तो अपने जगह में जा ही सकते हैं, अब हम युवा नेता चुनेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस शो में, वैसे यहाँ पर मुझे हर उम्र के लोग मिल रहे हैं, लेकिन हम ज्यादातर युवा नेता इसमें चुनते हैं। तो आप में से कोई है जो बोलना चाहता है इस तरफ से? कुछ युवा चेहरे, आइए आइए, फिर आइए, बाजी स्वीकारिए एकदम, आइए। आप इधर से कौन बोलेगा? क्योंकि पक्ष और विपक्ष आप बोलेंगे। चलिए, आप लोगों के लिए एक एक टोपी है, पहनिए और आइए मेरे साथ। तो ये हमारे 2 युवा नेता हैं। माइक उठाइए, अपना नाम पहले बता दीजिए। दीक्षा पाठक। दीक्षा पाठक जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू हो गया। पहलगाम के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा, जैसे कि उन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारे धर्म को पूछकर मारा था और बोला था कि मोदी को बता देना कि हमने उसे मारा है। मोदी ने बताया और ये जताया भी कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुमको तबाह कर सकते हैं। उसने 100 से ज़्यादा जगह पे लोगों को मारा और वहाँ पर बम भी गिराए। और तुम लोगों को ये लगता है कि आज हमारा देश जो है, हम मोदी को सपोर्ट करें, नहीं सपोर्ट करें, पर मेन ये है कि अगर लीडर अच्छा होगा तभी कंपनी चलेगी, अगर लीडर अच्छा होगा तभी हमारे नेता काम करेंगे, हमारी प्रजा काम करेगी। आज सारा मोदी के साथ पूरा भारत देश खड़ा हुआ है, आज सब लोग मोदी के साथ हैं, पूरा देश भारत जो है मोदी के साथ है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार जो हुआ है वो सही हुआ है? उन लोगों को मोदी ने, सबने अपनी जो है औकात दिखा दी है। और श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में कहा था कि युद्ध करना हमारा धर्म है। अगर हमारे कोई घर में घुस के अधर्म का पालन करता है तो उसे धर्म सिखाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत माता की जय। क्या बात है, हाँ? और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महिला शक्ति दिखी है। बहुत अच्छा, कमाल किया है पाठक जी ने। अब आप बोलिए अपना नाम। मेरा नाम सचिन है। सचिन जी। सचिन जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। मैडम ने ये कहा कि युद्ध पे हमें, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि हमें युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए। तो फ्री फायर करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? फिर जब घर में घुस के आप मार के आए हो, बहुत अच्छी बात है। किसके कहने पे आपने फ्री फायर किया है? वो होता कौन है कहने वाला? वो अमेरिका होता कौन है कहने वाला? क्या हम पावरफुल नहीं थे? क्या नहीं था हमारे पास? क्या टैंक नहीं थी? मतलब डींगे मारनी थी ना वहाँ पे। हो गया, उधर देखोगे तो पता चलेगा। अभी टाइम बचा हुआ है। और जो स्ट्राइक, जो फर्जी एयर स्ट्राइक जो की गई, इसको डरा के कोई खास फायदा नहीं है। जो स्ट्राइक वगैरह जो ये सब की गई है, क्या इसके बिहार चुनाव का फायदा ना लिया जाए? ये भी है मेरा कहना। ना लिया जाए, बिहार चुनाव का फायदा नहीं ना लिया जाए, क्योंकि वो आगे रहते हैं इस काम में। तो वो क्या आपका पहला वोट पुलवामा पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये काम ना करें वो। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा एकदम। सचिन जी ने कमाल कर दिया एकदम, पाठक जी और सचिन जी ने। तो टोपी लीजिए और अपनी अपनी जगह पर जाइए। भाई जोरदार ताली बजाइए भाई इनके लिए। बहुत आसान नहीं होता है सबके बीच में ऐसे अचानक आना, बोलना, और जो कुशलता इन्होंने दिखाई है। चलिए, तालियों के साथ अब अगले 2 जो स्पीकर्स हैं, रजत सेठी, विवेक श्रीवास्तव, आप अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रजत सेठी मोशन के पक्ष में बोलेंगे और विवेक जी उसके विपक्ष में बोलेंगे। आपका मिस्टर सेठी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों, ये नया भारत है, ये नया भारत भूलता नहीं है, ये नया भारत झुकता नहीं है, और ये नया भारत किसी को छोड़ता भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी नई नीति की नींव डाली है कि पाकिस्तान का आने वाला बच्चा बच्चा की रूह कांपेगी, आंख उठा के देखने की कोशिश करेगा भारत की तरफ। तो पिछले 20 सालों में जो एक नीति चल रही थी, एक दुर्बल नीति चल रही थी, उस नीति में क्या था? अगर युद्ध आता था तो प्रमाण खोजे जाते थे, खोजा जाता था कि वो प्रिंटर कहां है जिसमें डोजियर प्रिंट किए जा सकें, और वो डोजियर कहां जाते थे, उसका आज तक पाकिस्तान ने कभी कोई रिकॉर्ड रखा है? और मैं आपके मित्रों को यहां पे भी बताना चाहता हूं, कोई भी ऑपरेशन होता है, डिफेंस का ऑपरेशन होता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो पूरे चिन्हित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ था तो इसका ऑब्जेक्टिव साफ साफ था कि उसके घर में, उनके भीतर अंदर घुस के हम अपनी मिसाइलें दागेंगे। कहीं पर यह नहीं कहा गया था कि हम उसकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेंगे या उसको बांटेंगे। हमारी सेना डिसिप्लिन सेना है, उनकी तरह नहीं है जो आगे से नकाब ढक के आते हैं और चोरी छुपे वार करते हैं। हम सामने से वार करते हैं। हमने सिद्ध किया कि हम तुम्हारे अंदर घर के अंदर घुस के अपनी शर्तों पे तुमको हम हरा सकते हैं।
कहीं पे भी युद्ध की जो 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 बेसिक डिसिप्लिन होता है हमारी सीमा ने नहीं तोड़ा। मैं लास्ट में ये बोलूंगा, ट्रंप हो चाहे पूरा विश्व हमारी जब बुरा समय आएगा तो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमें उन तक नहीं देखना, उनकी ओर नहीं देखना है, लेकिन किसी भी सूरत में उसका कोई दबाव भारत के ऊपर नहीं था। कोई ताकत नहीं है विश्व में जो भारत को डिप्लोमेटिक प्रेशर के अंदर ला सके। ये निर्णय भारत की सरकार का था, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स जो लिखे हुए थे वो पूरे मीट हुए थे, एक एक लाइन से मीट हुए थे। धन्यवाद। तालिया। रजत सेठी साहब ने समझाया कि जो नई नीति है वो क्या है। मुझे लगता है थोड़ा इस पर एक रिएक्शन मिला। विवेक जी बोल लेते हैं, फिर आप लोग सवाल पूछिएगा। विवेक जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, नए भारत की बात की गई, लेकिन मैं पुराने भारत की बात करूंगा, क्योंकि ये नया भारत मुझे पसंद नहीं है। उस पुराने भारत में मिसेस इंदिरा गांधी मेरी प्रधानमंत्री होती थी और ब्लेयर हाउस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाकर के प्रेसिडेंट निक्सन को 45 मिनट तक बिठाए रखा और उपहास उड़ाया उसका, सिर्फ इसलिए क्योंकि निक्सन ने हमारी प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट नहीं दी थी। और 71 के वॉर में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन करके बोला कि हम हमला करेंगे, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमें जो करना है हम करेंगे। इसको कहते हैं पुराना भारत और पुराने भारत का गौरव। और चले जाइए यूट्यूब पे और देखिए वो वीडियो जिसमें राजीव गांधी चल रहे हैं और बारिश हो रही है और रोनाल्ड रीगन उनके साथ एक अम्ब्रेला, एक छतरी लेकर के चल रहे हैं। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट नहीं है कि आज का राष्ट्रपति अमेरिका का जाकर के इंटरनेशनल मीडिया पे कहता है कि मैंने 2 बच्चों को बिठा करके उनमें सुलह करवा दी। ये रिस्पेक्ट नहीं है। और हमें ऐसा नया भारत नहीं चाहिए, हमें वो पुराना भारत चाहिए जिसमें हमने कहा और 70 साल तक कहा कि कश्मीर बायलैटरल इशू है भारत और पाकिस्तान का। हमें नया भारत नहीं चाहिए जिसमें ट्रंप कहता है कि मध्यस्थता मैं कराऊंगा और इन दोनों बच्चों को मानना पड़ेगा। हमें पुराना भारत चाहिए जिसमें हमने पाकिस्तान को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। हमें नया भारत नहीं चाहिए जिसके अंदर कहा जाता है कि न्यूक्लियर स्टेट है साहब, हम गए और हमने 4 दिन तक उनको एंगेज करा, उनको मारा। इसलिए रिस्पेक्ट फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश पहले। हमने सेना का समर्थन किया, हमने प्रधानमंत्री का समर्थन किया, हमने कैबिनेट का समर्थन किया, लेकिन अगर अमेरिका जिसने वियतनाम से लेकर के गल्फ के हर देश को तबाह किया है, इंपीरियलिस्ट पावर्स के आगे अगर हम झुकेंगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। ये नया भारत सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमें पुराना भारत चाहिए, वो भारत जिसमें हम सशक्त थे, हमारी सेना सशक्त थी, नॉन अलाइन मूवमेंट नेहरू का, याद किए उन चीजों को। लेकिन आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम दलाल बन चुके हैं इंपीरियलिस्ट अमेरिकन फोर्सेस का और उनकी कंपनियों का। भाई इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। लाल सलाम, जय हिंद। तालियां बजाइए भाई विवेक जी के लिए। अच्छा हुआ लाल सलाम पे आ गए अंत में, नहीं तो मुझे लगा कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हो गए हैं। आपके अपने आइडल्स ही नहीं है जिनका आप नाम ले पाए। अच्छा है ये भी, लेकिन अंत होते होते आप लाल सलाम पर आ गए। तालियां आप दोनों के लिए, बहुत अच्छा बोला दोनों ने। और अब बारी है आपकी। एक बार उनकी तरफ कैमरा बदल दीजिए। अगर आप में से किसी ने इनकी बात सुनकर अपना मन बदला है और उनको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी की नई नीति अच्छी है। 26/11 के बाद हमने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी, इस बार हमने बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक हमला किया। अगर आप मन बदलना चाहते हैं या आप में से कोई मानता है कि नहीं युद्ध और आगे जाना चाहिए था, तो आप इधर आ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर है, आपको मन बदला है? आपने बदल लिया फाइनल? क्या बात है। आइए गमछा उठाइए, बताइए कौन सा एक ही व्यक्ति या और भी कोई बदला है अपना मन? आप भी बदलें। आइए, तो जो भी गमछा आपको लेना है वो लेकर और अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो कितने लोग लाल में गए? हाथ उठाइए नए नवेले। 1 2 3 4। अच्छा, गमछे दिलवा रहे हैं और गमछे लाल लाइए भाई। कितने हाथ उठाइए, एक बार कैमरा दिखा दीजिए उधर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कितने गए हैं उस तरफ? ब्लू 2। तो 12 वर्सेस 2। भाटी जी अगले राउंड में कुछ जब रिबटल टाइम आएगा, जजेस से अब एक टिप्पणी हम चाहते हैं। आपको किसी पार्टिसिपेंट से कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, आप उठाइए माइक। एक फौजी होने के नाते मेरा एक सवाल, हाँ, और वो पक्ष या विपक्ष नहीं, दोनों के लिए वो सवाल है। जैसे कि आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ, हम फौजी टर्म में उसको बोलते हैं साइऑप्स, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो वॉर पाकिस्तान अभी लड़ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा? तो उसके लिए सुधांशु जी और भाटी जी को बुला ही लेते हैं यहाँ पर। आ जाइए तो उसके लिए आप लोग यहाँ खड़े हो क्या कर रहे हैं? कुछ तीर झेलिए। नहीं, मैं मानती हूँ कि भाटी जी आइए।
कई अपने विपक्ष के नेताओं, इनफैक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो को तोड़ मरोड़ के वहां जिस तरह से यूज किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? भाटी जी से इसका जवाब दे दूं? दोनों के के लिए लिए आप दोनों दे जैसे- सकते हैं, दोनों दे देखिए, सकते हैं। जनरल विपिन रावत जो हमारे फॉर्मर सीडीएस रहे, उन्होंने कहा था भारत की लड़ाई 2.5 फ्रंट की है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और 0.5 हमारे अंदर। अभी 71 की बात कर रहे थे, 71 में कभी आपने सुना कि भारत के किसी विपक्षी नेता का बयान पाकिस्तान में कोट किया गया हो उसके पक्ष में? यहाँ पाकिस्तान का मीडिया भरा पड़ा है भारत के विपक्षी नेताओं के बयानों से, यहाँ के सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंसर्स के बयानों से। पाकिस्तान डोजियर भेजता है, उसमें भारत के नेता प्रतिपक्ष के बयान को कोट करता है। तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि हम कभी नहीं भी हारे हैं, हम कभी नहीं ही हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। माननीय सुधांशु जी की आप उनके जानकारी पास के में मत लिए फंसिएगा, मैडम को एड्रेस कीजिए। जज ने आपसे नहीं, सवाल केवल पूछा है। इतना बता दूं कि राफेल का सौदा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, वो आया मोदी जी के टाइम में, वो अलग बात है। एक मैं आज सोशल मीडिया पे एक कोटेशन पढ़ रहा था, किसी ने लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसे बोल देता हूँ, किसी से संबंधित नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ। मुझे अच्छी लगी कि इस देश की विसंगति ये है वर्तमान दौर में कि हर बुद्धिजीवी संशय से भरा हुआ है और हर मूर्ख आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब मैं बहन जी की बात पे आता हूँ। आपने कहा कि इसका पाकिस्तान लाभ उठाएगा। किसी विपक्षी पार्टी ने तो एक भी शब्द विरोध में बोला ही नहीं। विपक्ष तो पूरा का पूरा सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। अगर पाकिस्तान लाभ उठाएगा तो उस मूर्ख और देशद्रोही और बेहुदे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बयान का उठाएगा, जो हमारी शानदार अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसे अभी भी मंत्री बनाए हुए है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो उस पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। मीडिया में भी उसके खिलाफ आया है, सोशल मीडिया पे भी है, देश के नागरिक भी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उस बेहुदे देशद्रोही मंत्री के पीछे खड़ी है। सवाल ये है, और ये इन्हीं के लोग जो हमारे विदेश सचिव मिस्त्री जी को गाली गलौज कर रहे थे, उनकी बेटी का नंबर पब्लिक कर दिया, उनकी बेटी को गालियां दे रहे थे, और दोनों बहनों को, जो बहनें उसके लिए आती थी, मीडिया ब्रीफिंग के लिए आती थी, उन्हें गाली गलौज दे रहे थे। और वो सारे अकाउंट वो है, मैंने बहुत गौर से देखा है, और अब चाहें तो कोई रिसर्च करा लें अंजना जी, सारे वो हैं जिन्होंने मोदी जी के, योगी जी के फोटो लगा रखे हैं। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, धर्म रक्षा, हिंदू रक्षा, गौ रक्षा, सारे इनसे जुड़े हुए अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हो गया। भाटी जी जल्दी से छोटा सा अब जवाब। इनकी बात का भी जवाब देता हूं। इन्होंने जहां शुरू किया तो वहीं से, बिल्कुल सही बात है। देश का बुद्धिजीवी चिंतित है कि देश के अंदर बैठे हुए लोग देश के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, और बहुत से मूर्ख विश्वास से भरे हुए हैं कि एक दिन मोदी चले जाएंगे, मगर वो विश्वास कभी फलीभूत हुआ ही नहीं। तो जो इन्होंने कहा था ना उतरने की बात, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को हार कहे और 99 को जीत कह के मदहोश हो जाए, अब उसे मूर्ख कहेंगे या समझदार समझ लीजिए। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी एक टिप्पणी है, मैं थोड़ा सा स्टीयर करना चाहता हूं वापस। भारत सरकार की, भारत की नई नीति ये है कि कोई भी आतंकी घटना एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा और हम उसको युद्ध ही मानेंगे। ये बहुत अच्छा मौका था कि हम इस नीति पर बहस कर सकते थे, पर हमने सुधांशु जी और उनकी टीम को ये अच्छा लगेगा कि वो सेना के शौर्य और पराक्रम को उसमें ले आए, ताकि क्योंकि उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। पर आप लोग भी सेना और उनके पराक्रम पर चले गए, नीति पर बहस नहीं हुई। अगर आप अगले राउंड में उस पर वापस आ सकते हैं। थोड़े कड़क है। हाँ, नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। नीति की बहस की मैं बात बताना चाहता हूँ। ये पहला मौका है जब भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज चुप। कोई ये उदाहरण बताएं। 7165 हमेशा रिजोल्यूशन हमारे खिलाफ बात।
ये पहला मौका है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन में कोई रेजोल्यूशन नहीं। 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की थी यूनाइटेड नेशंस में, सोवियत रूस को वीटो करना पड़ा था। याद करिए 1971 में 5 पैसे का टिकट लगाया गया था बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि भारत की स्थिति खराब थी। हर सामान पे 5 पैसा एक्स्ट्रा, जैसे आज 5 रुपया लगा दिया जाए, ऐसा हुआ नहीं। किसी ने हमारे ऊपर अटैक करने की बात कही नहीं। अब मैं फैक्ट थोड़ा बताना चाहता हूं, एक चीज जो दर्शकों को समझने। देखिए, एक दिन पहले जेडी वांस ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ध्यान है आपको, ऑन रिकॉर्ड बयान है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का। और अगले दिन 24 घंटे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी, हमने रुकवा दिया। ये 24 घंटे में क्या हुआ? सिर्फ मैं कह रहा हूं जो इंटरनेशनल मीडिया में चीजें आई हैं, मैं एक थोड़ा फैक्ट कह दूं, जो न्यूक्लियर वेपन है कैसे आसमान किसी मकान में नहीं रखे रहते हैं, वो जमीन के बहुत नीचे रखे रहते हैं, और वहां एंट्रेंस के 2 ही रास्ते होते हैं, इन और आउट। और अगर ये माना जाए सरगोदा एयर बेस के ऊपर जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने उस न्यूक्लियर आर्सेनल के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को डिमोलिश कर दिया था, तो अब ये खतरा हो गया था कि अंदर आप जा नहीं सकते, अंदर पता नहीं क्या हो जाए। अब अगर ये संभावना हो तो आपको पता सरगोदा भारत से कितनी दूर है? 170 किलोमीटर, यानी नोएडा से मथुरा जितना दूर है उतना दूर है। तो कोई ये कहे कि अगर वहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं। न्यूक्लियर डिजास्टर कोई सरहद के यहाँ पे रुक जाने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान अपने को समझते हैं, पता नहीं कितने मूर्ख है, कौन बुद्धिमान है ये जनता अपने आप तय करे। ये जो ट्रंप ने हमारे युद्ध विराम, जो संघर्ष विराम की घोषणा की, ये हमारी सर्वप्रभुत्व संपन्नता पे हमला है। मोदी जी की नीति, पहली बात तो यहां फेल हुई है। तीसरा देश कौन होता है हमारे फैसला करने वाला, हमारी घोषणा करने वाला? दूसरी बात, भारत की नीति हमेशा से ये रही है, चाहे सरकारें बदलती रहीं, चाहे प्रधानमंत्री बदलते रहे, कि कश्मीर के मामले में हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, हम दोनों पक्षीय आपस में बात करेंगे। मोदी जी ने गलत नीतियों के कारण और किसी अज्ञात भय के कारण, उस भय का आज तक देश को अभी तक पता नहीं है। क्या डर है ट्रंप से मोदी जी को कि मोदी जी की घिग्गी बंध जाती है ट्रंप के सामने? गलती से तीसरे पक्ष को इसमें शामिल कर लिया है। देखिए, एक टाइमलाइन आप समझिए, 10 तारीख की रात को अटैक होता है। 1 बजे दिन में पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने की कोशिश करता है। 3:35 के ऊपर संपर्क होता है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 या 40 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से आपको समझ जाना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई, आप तो वो हैं जाके अमेरिका इंग्लैंड में कहे थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड आर साइलेंट। भारत में आके हस्तक्षेप करो मेरे भाई। बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या बात करने लगते हैं, भूल जाते हैं। बोल देते हैं। चलिए। मेरा एक सवाल है सुधांशु जी से। ऑपरेशन सिंदूर जो है एक दुनिया में एक मतलब इट्स द मोस्ट अनयूजुअल ऑपरेशन। आज तक, जैसे आपने कहा कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने दूसरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे एयरफोर्स हमले से कभी अटैक नहीं किया। इट्स अ वेरी बोल्ड मूव, उस पर 2 राहें नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या, जब हम लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एंट्री है वो वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड ट्रंप कार्ड है आपके लिए, या वाइल्ड कार्ड है? क्या समझते हैं आप उनको? मैं इसको, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं टेक्निकल जवाब देना चाहता हूं। देखिए, अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में रह चुकी हैं, इस बात की प्रबल संभावना है, ये मैं अनुमान के आधार बोल रहा हूं, कि उनको उनके सारे आर्म्स स्टोरेज और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में पता हो। इसलिए जब और अमेरिकन सैटेलाइट्स की जो पावर है वो चाइना से भी बहुत ज्यादा है। वो ऊपर से आपकी शक्ल पहचान सकते हैं, आपकी कार का नंबर पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कुछ देख लिया हो, और जब पाकिस्तान डिस्टर्ब हुआ हो तो पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया हो कि दद्दा बचा लो, तो फिर दद्दा ने कहा हो बच्चा माफी मांग लो। इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। जो ट्रंप की एंट्री आप कह रहे हैं, या अमेरिका की जो एंट्री है, वो इस संभावना काबू है। कौन दद्दा जिसको आप कह रहे हैं? दद्दा के पास गए, वो दद्दा परेशान कर रहा है। मगर ये तो बात समझिए ना, वो दद्दा बड़बोलेपन में देखिए क्या क्या कर रहा है। देखिए, हमने तो साफ कह दिया कि भैया हमको किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अब इतना तो हमने कह दिया। अब उसके बाद आपने खुद ही देखिए ना, उसने कहा ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान से कोई ट्रेड है क्या? अमेरिका का कोई है नहीं। चलिए, अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर अगले स्पीकर को, और ये रिबटल राउंड होगा। ना लड़ाई बंद हुई है, ना थमी है, केवल टेम्पररी थमी है, सीज फायर नहीं है। ओपन, ये तो पूरी दुनिया को बता दिया गया, ये थमा है, रुका नहीं है, ये लड़ाई चल रही है। मेरे को, मैं देख रहा हूं बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी बैठे हैं। देखिए, आज आप भी इस देश के हैं, और जो जवान खड़े हैं, यदि आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो ये इसका फायदा दुश्मन उठाएगा और कोई नहीं उठाएगा।
प्लीज फॉर गॉड सेक एक होइए एंड यू शुड यूनाइट। ऐसा जीत किसी ने नहीं देखा विश्व में। सर आपका समय शुरू हो रहा है। सुधांशु जी ने दो बातें कही, एक राफेल के बारे में और न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में। न्यूक्लियर वेपन्स का स्पेशलिस्ट होने के नाते, मिसाइलों का स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं सुधांशु जी कि हर साल जनवरी के अंदर सभी देशों को, जो भी न्यूक्लियर कैपेबल देश होते हैं, उनको अपने इंस्टॉलेशंस, अपने चीज़ों का, न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में एक दूसरे को जानकारी देनी होती है। तो इसलिए ये मत कहिए कि सरगोदा के अंदर या कहीं और किसी और जगह पे कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, हमें उस सब चीज़ की जानकारी रहती है। दूसरी चीज़, राफेल के बारे में बात करते हैं। आप क्या राफेल के बारे में बात करेंगे? हमने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमने 120 राफेल जहाज का सौदा तय किया था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई। आपकी सरकार आई 2015 के अंदर इस सौदे को रद्द कर दिया और 36 जहाज फुल्ली प्रिपेयर्ड कंडीशन के अंदर बात की, जिसके अंदर से अभी तक सिर्फ 20 जहाज वापस आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर 120 जहाजों का सौदा होता तो हमारे 4 स्क्वाड्रन हमारे पास होते हैं राफेल के। देखिए, मैं राफेल पे आता हूं। मैं डीजी इन्फेंट्री, एडीजी इन्फेंट्री था जिस समय प्रोक्योरमेंट, जो पैदल सेना की सारी चीज़ों को 80% फौज वो है। और हमें 2012 में हम लड़ रहे थे एज ए डीजी कि हमारे को बुलेट प्रूफ जैकेट साइन कर दो। हमें कहा गया पैसा नहीं है। 2012 में फाइल पे है ये, पैसा नहीं। राफेल की बात, राफेल नहीं आए। राफेल तो बहुत बड़ी चीज, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलेगा। अब सफेद गमछे वाले में से किसी को सवाल पूछना है? अगर राफेल का सौदा हो गया था, उसका ऑर्डर दिखाएं, यूपीए सरकार का ऑर्डर दिखाएं। कहीं नहीं हुआ था, साइन कर दिया था एके एंटोनी ने कि द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बट इट हैज टू बी रीडू अगेन। उस समय भारत के एयरफोर्स चीफ थे 26/11 के समय फाली होमी मेजर। उन्होंने 2016 में लिखा कि एयरफोर्स अटैक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की फौज अटैक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार को लगा कि पाकिस्तान पे अटैक करने से बीजेपी को लाभ हो जाएगा। ये मैंने 3 फैक्ट कोट किए और तीनों फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और भारत का एक्स एयरफोर्स चीफ, अगर हैसियत हो तो काट के दिखाइएगा। मैं करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं जो देख के बताइएगा। स्पेसिफिक अटैक है उनका, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। 22 अप्रैल के हमले के बाद देश पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार एकजुट हुआ है। ऑपोजिशन, सरकार, फौज, 146 करोड़ लोग सब एकजुट थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 26/11 के हमले के बाद आपके आज के जो प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, वो ताज होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अगर आज हमारी सरकार होती थी हम ये कर देते, हम वो कर देते। और उन्होंने एकजुटता दिखाने का काम नहीं किया। उन्होंने देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है कि सीज फायर की असली वजह डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल प्रेशर रहा है या फिर मोदी जी का एंड इंडियन आर्मी का इंडिपेंडेंट डिसीजन रहा है? ये उनका सवाल है जिस पर रजत आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं इसमें बहुत तकनीकी और छाती ठोक के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल तर्कों पे बात करूंगा। देखिए, जब भी मिलिट्री का ऑपरेशन होता है तो उसके जो बेसिक पैराडाइम्स होते हैं कि क्या अचीव करने चाहते हो आप, ये पहले ही तय होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से गुड़गांव निकले और साथ ही साथ चले गए और पंजाब तक, ऐसे नहीं होता है। आपका जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था भारत का डे 1 से था कि हम आतंकवादी जितने भी वहां पे ठिकाने हैं सबको नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। यही डे 1 से ऑब्जेक्टिव था। अगर पाकिस्तान को थोड़ी शर्म होती तो उसी दिन वहां पे फोन कर देते वो डीजीएमओ को कि जी हमसे गलती हो गई, आपने हमारे ठिकानों को ठोक दिया, अब यहाँ पे बात खत्म हो गई। यहाँ के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने हमारे सिविलियंस को अटैक किया, हमारे सेना के ठिकानों को अटैक किया। उसके बाद भारत ने बोला कि अगर तुमने हमारे सेना के ठिकानों पे किया है हमला तो हमें दोबारा तुम्हें जवाब देना होगा और जरूरत से ज्यादा जवाब देना होगा। फिर वो जवाब दिया गया। अब उसके बाद रोएगा पाकिस्तान तो कहां जाएगा? आप खुद बताइए। पाकिस्तान अगर बात करेगा तो किसी को तो फोन करेगा ना। उसने सोचा कि भाई अमेरिका को फोन करूं या किसी को फोन करूं, तो अमेरिका ने उनको वापस बोला कि अगर आपको ज्यादा समस्या है और युद्ध से आपको डर लग रहा है तो भारत को कॉल करिए, सॉरी बोलिए। उन्होंने कॉल किया।
कहीं से भारत ने कॉल किया था क्या पाकिस्तान को? यहां पे ये विपक्ष के लोग लगातार बोल रहे हैं। क्या मुझे ये बताइए कि मार्क रूबियो या ट्रंप के दबाव में भारत ने निर्णय लिया, तो क्या ये लोग टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल में बैठे थे क्या? इनको कैसे मालूम कि क्या दबाव था कि क्या नहीं था? मैम, मुझे ओपोजिशन वालों से सवाल पूछना है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, पर क्या अगर मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम में बांटना होता तो क्या वो ऑपरेशन सिंदूर कर्नल सोफिया कुरैशी के हाथ में देती? हमारी बेटी ही गई है और मुस्लिम बेटी गई है वहाँ पे। आंसर दैट। देखिए, आपने सर कहा कि नीतियों पे बात करनी चाहिए। आज हमारी नीति क्या है ये क्लैरिफाई होना चाहिए। क्या ट्रंप के कहने से हिंदुस्तान चलेगा? क्या इजराइल के कहने से हिंदुस्तान चलेगा? क्या हमारा एक इंडिपेंडेंट सोच है जैसी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में नेहरू जी की थी? वो नहीं है। ट्रेड पार्टनर्स कौन होंगे? अमेरिका ने अफगानिस्तान को खत्म किया, इराक को खत्म किया, वियतनाम का वॉर किया, यूक्रेन में खड़ा नहीं हुआ, और आज भारत को धोखा दिया। नीति क्या है हमारी? जैसा कि उम्मीद थी, आप क्वेश्चन पेपर से भटक गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी था, वापस आ जाइए। आप अपना मोबाइल खोल लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, और तीनों जजेस क्या आप फैसले की तरफ बढ़ गए हैं? माइक रख दीजिए सर। क्या आप लोग अपने फैसले की तरफ पहुंच चुके हैं? आपस में बातचीत कर लीजिए अगर करना है। सबसे पहला जजमेंट कौन सुनाएगा? मीनवाइल आप लोग तेजी से अपना अपना क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। आप अभी फैसला देंगे आतंक के खिलाफ मोदी की नई नीति सही है, हाँ या ना? जब सबका खुल जाए बताइएगा। सवाल आप कौन? आप संदीप बता रहे हैं। चलिए, तो जजेस की नजर में कौन है आज का बहस बाजीगर? सुधांशु त्रिवेदी जी की टीम जो है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट क्योंकि ये जो इसको कहते हैं कि युद्ध राजनीति का एक सिलसिला है, वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, लेकिन 1971 वॉर की जो विक्ट्री है बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन 2025 की जो विक्ट्री है एक ग्रे जोन वॉरफेयर की तरह है। न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंडर हमें लड़ना पड़ रहा है। इसको समझाने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन सुधांशु जी ने बहुत स्पष्टता से इसे समझाया किस तरह से मुद्दे पर भी टच किया बिल्कुल। चलिए, एंड दिस इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग, इसीलिए मैं फुल मार्क्स उनको दूंगा। सुधांशु जी की टीम जीती है। आपकी नजर में बहस बाजीगर कौन है? एक तो ऐसे प्रश्न पर मुझे लगता नहीं है मुझे किसी भी टीम को विजेता घोषित करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा देश एक है, और राजकुमार भाटी जी ने खुद कहा कि इस विषय पर हम सभी एक साथ हैं। एक मैं जस्ट पॉइंट आउट कर देना चाहूंगा कि आप जो राजकुमार भाटी जी का जो टीम है, आपको ट्रंप के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं ही चलाना चाहिए। मेलानिया भी उनके कंधे पे भरोसा नहीं करती। चलिए ठीक है। देखिए, एक फौजी होने के नाते मैं किसी भी पक्ष या विपक्ष की तरफ नहीं हूँ, हाँ। पर एक स्पीकर को अगर मैं जिताना चाहती हूँ तो वो सुधांशु जी हैं, अनडाउटेडली। तालियां बजाइए और सुधांशु जी के लिए। और वैसे मेरे सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया था। सुधांशु जी कर रहे हो पीछे से। अच्छा, कितने फैन है सुधांशु जी के यहाँ पे? ये लीजिए सुधांशु जी, ये पिटारा कहाँ लेके जाइएगा? चलिए ठीक है। भाटी जी के कितने? भाटी जी के एक बार हाथ मिला लीजिए आप दोनों। यही होता है लोकतंत्र की, यही खासियत होती है। देश एक और एक आवाज जाए, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक एक आवाज जाए। अभी रक्षा मंत्री रहे, इसलिए भी मैं इनको और मुलायम सिंह यादव रहे हैं देश के रक्षा मंत्री। चलिए, अब आप भी अगर घर में हैं, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। सबका मोबाइल खुल गया है, वोट करने के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, क्या आतंक के खिलाफ मोदी की नई नीति सही है? अब आपको वोटिंग का ऑप्शन आएगा। हाँ, नहीं कह नहीं सकते। हाँ मतलब आप मोदी की नीति को सही मानते हैं, नहीं वाले उस पर वोट कर सकते हैं और कह नहीं सकते। अब आप वोट डालिए। और ये 85 पर है हाँ कहने वाले, 14 हैं जो कह रहे हैं नहीं कह नहीं सकते वाले, 1। मुझे लगता है ये जो सफेद गमछे वाले हैं वो उस तरफ मन ही मन जा चुके हैं। हाँ, यही हुआ है ना? यस, चलिए ठीक है, वो तो नंबर्स ही बता रहे हैं। इसी के साथ तालियों के साथ टीम सुधांशु त्रिवेदी को, क्योंकि आतंक के खिलाफ मोदी की नई नीति। अभी 30 सेकंड है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो बताइएगा। सबने अपना वोट यहाँ पर डाल दिया है? सबने डाल दिया है। 84% हो गया है, 84% हो गया है। उधर 16% हो गया है। 82, 17 ऊपर में देखिए 10 सेकंड का अब इंतजार है, जिसके बाद ये बंद हो जाएगा और उसके बाद फाइनल नंबर्स हमारे दर्शकों के सामने होंगे।
आतंक के खिलाफ मोदी की नई नीति को सही मानने वाले इस सभा में 82% के साथ जीते। तालियां सुधांशु त्रिवेदी की टीम के लिए। रजत सेठी और के सिन्हा साहब ने जीत दिलाई है और ये बड़ी जीत है उनकी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 15% पे रह गए हैं और ये खेल जो है ये पूरा सफेद गमछे वालों ने ही किया है। अंदर ही अंदर वो कन्विंस हो गए हैं। अंजना जी 15% ये भी नहीं, कम से कम 25% तो होंगे। इसका मतलब इधर वालों का भी दिल से समर्थन है। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जजेस का, खास तौर पर आप आए, आपने शो में हिस्सा लिया। आपका भी स्कोर हम दिखा रहे हैं, QR कोड जो स्कैन करके आपने फैसला सुनाया है वो भी आपके सामने है। इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपके सामने हाजिर होंगे देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। देखते रहिए आज तक।